बैक टू माय वन मोर वीडियो। तो फिर आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9 साइंस फिजिक्स का दूसरा चैप्टर, जो कि है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वैसे यहाँ पे टॉपिक्स टू बी कवर्ड में आपको बहुत ही ज्यादा आपको टॉपिक्स वाले ही लग रहे होंगे, लेकिन ये जो चैप्टर है बहुत ही ज्यादा छोटा सा चैप्टर है। टॉपिक्स है फोर्स, नेट फोर्स, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स, इनर्शिया, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, मोमेंटम, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, मोमेंटम टू फोर्स डेरिवेशन, फॉर्मूला ऑफ फोर्स, डिफरेंशिएशन ऑफ फोर्स एंड मोमेंटम, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। चलिए तो फिर चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा जो पहला टॉपिक है वो है फोर्स। अब पुश और पुल इज कॉल्ड फोर्स। एकदम सिंपल है, जैसे यहाँ पे पुश हो रहा है, पुल हो रहा है, कोई किसी भी पुश या फिर पुल को हम फोर्स कहते हैं। फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसके पास डायरेक्शन होता है जिस वजह से कि ये वेक्टर क्वांटिटी होता है। इट्स एसआई यूनिट इज न्यूटन। इसका जो एसआई यूनिट है वो न्यूटन है। इट्स सीजीएस यूनिट इज डाइन। इसका सीजीएस यूनिट जो है वो डाइन है। और एक न्यूटन 1,00,000 डाइन के बराबर होता है। और सिंपली अगर हम कहें तो एक न्यूटन 10⁻⁵ डाइन के बराबर होता है। आगे बढ़ते हैं। नेट फोर्स। नेट फोर्स को हम रिजल्टेंट फोर्स भी कहते हैं। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि रिजल्ट, जैसे कि मान लीजिए रिजल्टेंट फोर्स पूछ ले तो उसे कुछ और नहीं समझना है, वही नेट फोर्स है। और नेट फोर्स इज रिजल्टेंट फोर्स है। जैसे कि यहाँ पे दो बच्चे हैं, ये 50-50 न्यूटन से इस बॉक्स को राइट साइड पुश कर रहे हैं, तो फिर इस बॉक्स का नेट फोर्स आ जाएगा 100 न्यूटन। और वैसे इसका फॉर्मूला होता है बिग फोर्स माइनस स्मॉल फोर्स। यहाँ पे बिग फोर्स ये इस साइड से जो लग रहा है 100 न्यूटन वो है, और स्मॉल फोर्स इस साइड से जो लग रहा है 60 न्यूटन वो है। तो नेट फोर्स हमारा आ जाएगा 100 न्यूटन माइनस 60 न्यूटन, जो कि हमारा आंसर आ जाएगा 40 न्यूटन। आगे बढ़ते हैं। हमारा जो अगला टॉपिक है वो है बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। इसमें क्या होता है, जैसे कि ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है बैलेंस्ड फोर्स में। दोनों तरफ से इक्वल साइज ऑफ फोर्स लग रहा हो, और तब जब ऑब्जेक्ट का स्टेट ऑफ मोशन, जैसे कि मान लीजिए रेस्ट में है तो वो मोशन में नहीं आ रहा है, मोशन में है तो वो रेस्ट में नहीं आ रहा है, ऐसा जब हो रहा है उसे हम बैलेंस फोर्स कहेंगे। जैसे यहाँ पे 300 न्यूटन, यहाँ से भी 300 न्यूटन इक्वल है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अनबैलेंस्ड फोर्स में क्या होता है कि यहाँ से 300 न्यूटन लग रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ से 100 न्यूटन लग रहा है। अब ये कोई भी बता देगा कि ये जो रोप है इस साइड चला जाएगा, इस साइड लेफ्ट साइड, तो ये अनबैलेंस्ड फोर्स है। अनबैलेंस्ड फोर्स हम उसे कहते हैं जब उसके स्टेट, ऑब्जेक्ट के स्टेट ऑफ मोशन में कोई चेंज आए। आगे बढ़ते हैं। हाँ, इसमें डिफरेंस है दोनों के बीच में, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स का के बीच में। बैलेंस्ड फोर्स का पहला है कि टू इक्वल साइज्ड फोर्सेस एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन। ये होता है कि जब इक्वल साइज ऑफ फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में, दोनों ही डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हो इक्वल, जैसा कि हमने पिछले वाले स्लाइड में हमने देखा था। अनबैलेंस में है कि इसमें अनइक्वल होता है, ये एक्सेलरेशन नहीं देता है क्योंकि स्टेट ऑफ मोशन में कोई चेंज नहीं आता, ये एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है। ये मोशन में कोई चीज नहीं लाता है, रेस्ट को मोशन में या फिर मोशन को रेस्ट में नहीं लाता है, लेकिन ये लाता है, ये मोशन को रेस्ट में बहुत आसानी से ले आता है, रेस्ट से मोशन में आसानी से ले आता है। मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज इक्वल। इसका मैग्नीट्यूड हमेशा एक रहता है, लेकिन इसका चेंज होते रहता है क्योंकि इसमें एक्सेलरेशन आता है। इसमें इसका एग्जांपल है पुशिंग अ बॉल। जैसे कि मान लीजिए आप हैं, आप एक दीवार को जोर से धक्का दे रहे हैं, जोर से आप उसको पुश कर रहे हैं, फिर भी उसके उसका उसका जो मतलब कि पोजीशन है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, उसका स्टेट ऑफ मोशन रेस्ट ही रहेगा, तो वो आ जाएगा कि बैलेंस्ड फोर्स में ये आ जाएगा। लेकिन अनबैलेंस्ड फोर्स में, जैसे कि किकिंग अ बॉल, हम बॉल को हम किक कर रहे हैं तो बॉल बहुत दूर चला जाता है, या फिर हमें कोई पास देता है तो हम उस बॉल को रोक लेते हैं। तो बॉल, किकिंग अ बॉल जो है ये अनबैलेंस्ड फोर्स है। आगे बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इनर्शिया। इनर्शिया is the tendency of an object to resist changes in its motion, state of motion, including changes to speed or direction.
इनर्शिया हम उसे कहते हैं जब स्टेट में एकदम से एक चेंज आ जाता है। मान लीजिए रेस्ट में है तो वो ऑब्जेक्ट एकदम से मोशन में आ गया, मोशन में है तो एकदम से रेस्ट में आ गया। जैसे कि दो होता है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट और इनर्शिया ऑफ मोशन। अब इनर्शिया ऑफ रेस्ट में क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे आपको ये भाई साहब दिख रहे हैं, ये आराम से अपना बैठे हुए हैं। इनकी जो बस है वो भी रुकी हुई है, रेस्ट पे है। एकदम से जो ड्राइवर है, बस ड्राइवर, वो एकदम से एक्सेलरेटर पर पैर रखा, बस तेजी से आगे बढ़ने लग गई, फिर वो एकदम से पीछे की तरफ घिसक गई, पीछे की तरफ चले गए। लेकिन इनर्शिया ऑफ मोशन में ये बस जो है वो चल रही है, ब्रेक ब्रेक लगा तो ये आगे की तरफ ही चली गई। ये होता है इनर्शिया, इनर्शिया ऑफ रेस्ट और इनर्शिया ऑफ मोशन। आगे बढ़ते हैं। हमारा जो अगला जो टॉपिक है वो है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन का के मोशन का पहला नियम। A body remains in the state of rest or uniform motion in a straight line unless and until an external force acts on it. ये जो है स्टेटमेंट है, इसको याद करना बहुत जरूरी है। इससे मान लीजिए कोई बच्चा एक से एक वर्ड भी इधर उधर मिस कर देता है तो टीचर आपका एक दो नंबर काट सकता है, काट लेगा। तो ये इसको इसको तो याद करना पड़ेगा। वैसे इसका ये मतलब है कि मान लीजिए कोई चीज रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे ये बॉल है, रेस्ट में है, ये तब तक रेस्ट में ही रहना चाहेगा तब तक जब तक कि इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना मिल जाए। और अगर यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहना चाहेगा तब तक जब तक कि उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लग जाए। जैसे कि कार है, वो आराम से अपने आगे की तरफ यूनिफॉर्म मोशन में जा रही है, एकदम से एक्सटर्नल फोर्स आया तो क्या आया, ब्रेक आया, तो वो एकदम से वो पीछे की तरफ रुक गई, पीछे की तरफ एक्सेलरेशन लगा, रिटार्डेशन लगा, वो ऑब्जेक्ट रुक गया। हम्म अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मोमेंटम। Momentum is denoted by letter small p. Formula to get the momentum. The formula is mass multiplied by velocity. इसका जो फॉर्मूला है वो है मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। जिसे कि हम इसमें लिखते हैं p इज इक्वल टू एम जी। p मतलब मोमेंटम इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। को याद करने के लिए हम एक 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 एग्जांपल से हम समझते हैं। मान लीजिए आपके पास दो रास्ते हैं, एक है कि आप एक बस के सामने जाके खड़े हो जाइए, कोई ऐसा नहीं करेगा। और दूसरा है कि आप एक मछली के सामने जाके खड़े हो जाइए। अब आदमी अगर आप देखिएगा कि अगर कोई आदमी ट्रक के सामने खड़ा हो जाएगा तो फिर वो मर जाएगा, क्योंकि ट्रक उसको कुचल देगा। और मक्खी के सामने कोई जाएगा तो कुछ नहीं होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि ट्रक का मास ज्यादा है, ट्रक का वेलोसिटी ज्यादा है, जिस वजह से मोमेंटम ज्यादा हो जाएगा। मक्खी का मास कम है, वेलोसिटी भी कम है, तो इस वजह से उसका मोमेंटम बहुत ही ज्यादा कम हो जाएगा। अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों एक इतना छोटा सा भी बुलेट आपको मार देता है। उसका मास तो होता है 10 ग्राम, बहुत बहुत ज्यादा कम उसका मास होता है, बहुत ही कम वेट होता है, लेकिन उसका वेलोसिटी बहुत तेज होता है, बहुत तेज होता है। और साथ में ये भी आप देख लीजिए, इम्पल्स इज इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम, इम्पल्स इज इक्वल टू एफ टी। ये भी एक है। आगे बढ़ते हैं। हमारा जो अगला है वो है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ये भले ही अभी आपको नहीं समझ में आएगा, लेकिन अगले स्लाइड में ये आपको बड़े ही आसानी से समझ में आएगा। इसमें न्यूटन भी कहता है कि the rate of change of momentum of an object is directly proportional to the applied unbalanced force in the direction of the force। इसका ये मतलब है कि जो मोमेंटम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स से, डायरेक्शन ऑफ द फोर्स में। अब ये कैसे है ये हम अगले स्लाइड में समझेंगे, अभी उतना नहीं समझ में आ रहा होगा ऐसा कैसे। हाँ, उसने बताया था, न्यूटन ने बताया था कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम। अब आ गया फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाइनल मास माइनस इनिशियल मास। हाँ,
और बाई टी। अब मैं आपको अगली एक चीज बता देता हूँ, उसके बारे में अच्छे से मैं बाद में बताऊंगा। जब टाइम बढ़ेगा तो फोर्स कम होगा, जब फोर्स बढ़ेगा तो टाइम कम होगा। ये मैं आपको कुछ देर के बाद बताऊंगा, ये पूरा समझाने के लिए। हाँ, अब आप देखिएगा कि एम एम दोनों जगह है। एम को हम कॉमन ले लेंगे, बाहर निकाल लेंगे, इसको ब्रैकेट में ले लेंगे। अब आपको ये फॉर्मूला आपको देखने से लग रहा होगा कि ये तो कहीं हम लोगों ने देखा है। ये हम लोगों ने कहाँ देखा? तो फिर ये वाला जो है, ये हमने देखा था पिछला चैप्टर, जो कि पहला चैप्टर था फिजिक्स का, जो कि था मोशन। मोशन में ये होता है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। ये किसका वाला होता है? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। तो अब हो जाएगा फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम ए, मतलब मास और एक्सेलरेशन। अभी ये इक्वल टू नहीं है। अब इसको प्रोपोर्शनल के साइन को इज इक्वल टू करने के लिए हम यहाँ पे के लगा देंगे, कांस्टेंट लगा देंगे, जो कि नॉर्मली 1 ही रहता है। तो इस कांस्टेंट हम 1 ले लेंगे। और किसी भी डिजिट को हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो डिजिट सेम रहता है, तो के को हम हटा देंगे। तो हमारा आ जाएगा फोर्स इज इक्वल टू एम, मतलब फोर्स इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन। अब मैंने बताया था कि अगर टाइम बढ़ेगा तो फोर्स कम होगा। ऐसा कैसे होगा? मान लीजिए यहाँ पे पिंटू है, वो एकदम नीचे से नीचे गिरा हार्ड कंक्रीट फ्लोर पे, तो वो मर जाएगा। ठीक है, सिंपल है। उसके ऊपर फोर्स लगा तो एकदम जल्दी से उसका स्पीड 0 पे आ गया। ज्यादा टाइम नहीं लगा उसकी स्पीड को 0 पे आने पे, जिस वजह से वो, क्योंकि टाइम कम था तो फोर्स ज्यादा हो गया, जिस वजह से बेचारा वो पिंटू नहीं रहा जिंदा। अब है कि नीचे में बहुत सारा, जैसे कि मान लीजिए ट्रैम्पोलिन है, नीचे में ट्रैम्पोलिन है। अब वो गिरेगा तो अब वो नहीं मरेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि उसको, उसका जो स्पीड है उसको 0 जाने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि ट्रैम्पोलिन की वजह से वो नीचे की तरफ धंसता चला जाएगा, जिस वजह से उसे टाइम लगेगा। और मैंने बताया था जब टाइम बढ़ेगा तो फोर्स कम होगा, जिस वजह से उसके ऊपर फोर्स कम लगेगा, जिस वजह से पिंटू की हत्या, मतलब मृत्यु नहीं होगी। तो हमारा पिंटू जो है वो बच जाएगा आगे उसमें। ये तो वही फॉर्मूला जो मैंने बताया था, फोर्स इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू एम ए। एम मतलब कि एक्सेलरेशन, नहीं, एम मतलब कि मास, ए मतलब कि एक्सेलरेशन। आगे बढ़ेंगे। ये है डिफरेंस है यहाँ पे फोर्स में और मोमेंटम में। तो डिफरेंस क्या क्या है? डिफरेंस देखिए, फोर्स होता है एम ए, मतलब मास इंटू एक्सेलरेशन, लेकिन मोमेंटम होता है एम बी, मास इंटू वेलोसिटी। फोर्स जो होता है स्टेशनरी ऑब्जेक्ट पे एग्जिस्ट करता है, मोमेंटम नहीं करता है। फोर्स जो होता है एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन है, उस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होता है। लेकिन मोमेंटम जो है, द डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम डिपेंड्स ऑन द, हाँ, ये वेलोसिटी पे डिपेंड करता है कि मोमेंटम किस डायरेक्शन में लगेगा। जिस डायरेक्शन में हमारा वेलोसिटी जा रहा होगा उसी डायरेक्शन में हमारा डायरेक्शन भी लगेगा, मतलब हमारा मोमेंटम भी लगेगा। फोर्स जो है टाइम की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब जब टाइम बढ़ेगा तो फोर्स कम होगा, जब फोर्स बढ़ेगा तो फिर टाइम कम होगा। लेकिन मोमेंटम जो है ये फोर्स के डायरेक्ट, ये टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। टाइम बढ़ा मोमेंटम बढ़ा, मोमेंटम कम हुआ टाइम कम हुआ। फोर्स रिमेन कांस्टेंट। अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो फोर्स भी कांस्टेंट रहेगा, लेकिन मोमेंटम अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो भी चेंज हो सकता है। ये तभी कांस्टेंट रहेगा जब हमारा जो v है, वेलोसिटी जो है, वो अगर कांस्टेंट रहेगा तभी हमारा मोमेंटम भी कांस्टेंट रहेगा। हाँ, लास्ट जो हमारा टॉपिक है वो है इस चैप्टर का, लास्ट जो टॉपिक है वो है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ये बड़ा ही आसान सा है, सबको याद रखना है। हाँ, ये है कि when one body exerts a force on the other body, the first body experiences a force which is equal in magnitude in the opposite direction of the force which is exerted। इसका क्या होता है? जैसे मान लीजिए आपने किसी को थप्पड़ मारा, आपने किसी को थप्पड़ मारा, और जिसे भी वो थप्पड़ लगा है उसको तो मतलब दर्द होता ही है, साथ में आपके हाथ को भी दर्द होता है। मतलब कि फोर्स
इक्वल होता है जब आप किसी पे फोर्स अप्लाई करते हैं तो एग्जैक्ट उतना ही फोर्स आपके ऊपर भी अप्लाई होता है। इसका फॉर्मूला वैसे होता है F1 इज इक्वल टू माइनस F2। वैसे आपको भले लग रहा होगा कि F1 और F2 अलग अलग वैल्यू होगा, नहीं। F1 जैसे मान लीजिए आप 5 न्यूटन का थप्पड़ मारे हैं तो आप आपके हाथ को भी 5 न्यूटन का ही फोर्स लगेगा। तो 5 न्यूटन माइनस 5 न्यूटन 0 न्यूटन हो जाएगा। ये जो है फॉर्मूला है F1 माइनस F1 इज इक्वल टू माइनस F2। इसी के साथ हमारा जो पूरा चैप्टर है वो बड़े ही आसानी से सिर्फ 15 मिनट में खत्म हो चुका है। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ऑन दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू। धन्यवाद।